मेरे लिए इन मुसल्लह गीदड़ों का मुकाबला करना मुहाल था। मैं सर झटक कर इस मुख्तसर सी ढलान से उतरने लगा जो रतीले टीले पर खत्म हो रही थी। मैंने टीले पर चढ़कर दूसरी तरफ देखा तो चांद की फीकी रोशनी में मुझे कुत्ते का बेजान थड़ नजर आ गया। इस बेहिस्सो हरकत वजूद का सिरे से गायब था। इस वक्त तक मैं इन्हें फरेब देने में कामयाब रहा था और इनके दरमियान घुस आया था, लेकिन मुझे इन पर वार करने का कोई बेदाग मौका नहीं मिल सका था। मेरी सही सलामत वापसी के लिए इतना काफी होता कि मैं मुतवफ़्फ़ी कुत्ते की मलकियत के दावे से यकसर दस्तबरदार हो जाता, इसे पहचानने से इनकार कर देता और इन दोनों जोर आवर कमांडोज का शुक्रिया अदा करके वापस लौट जाता। मुझे यह अंदाजा भी था कि मुझे अपने साथियों से अलग हुए खासी देर हो चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तशवीश में इजाफा होना लाजमी था। मैं इनकी निगाहों से ओझल था। वो सब अपने आसाबी कशीदगी के नतीजे में किसी भी लम्हे मेरे लिए कोई इमदादी कार्रवाई अमल में ला सकते थे। इस वक्त तक इन्हें एक ही बात ने किसी अमली कदम से रोका हुआ था कि अपने हरीफों से मेरे मुज़ाकरात में कोई शदीद तलखी पैदा हुई थी, न कोई हंगामा खेज शोर शराबा हुआ था। तसादुम की ऐसी कोई भी अलामत इन्हें अंधाधुंध हमले पर मजबूर कर सकती थी। मैं टीले पर बस लम्हा भर के लिए रुका। खाली हाथ वापस लौटना जिल्लत के मुतरादिफ होता। ओह माय डार्लिंग, मैंने एक बहुत हल्की सी जज्बाती चीख मारी और टीले से नीचे कूद गया। मुझे यकीन था कि मेरी आवाज़ दूसरे कमांडो के कानों तक ज़रूर पहुंची होगी। नरम रेत पर कदम टिकाते ही मैंने किसी आने वाले के इस्तकबाल की तैयारी करने का इरादा किया, मगर उसे फौरी तौर पर मुलतवी कर दिया। वो दोनों मोहतात थे। इनसे ये तवक्का अबज़ थी कि वो मेरी दर्दमंदाना आवाज़ सुनते ही टीले से नीचे कूद पड़ेंगे। वो ऊपर रुक कर निगाहें दौड़ाते और मुझे ओट में दुबका हुआ देखते तो एक ही सांस में कई गोलियां मेरे बदन में उतार देते। मैं लपक कर कुत्ते की लाश की दूसरी जानिब पहुंच गया। इस पोजीशन से मैं टीले पर नमूदार होने वाले हर शख्स पर नजर रख सकता था। मैं दोनों हाथों से अपना सर थाम कर अपनाए हुए इस बेनामो निशा कुत्ते की लाश के करीब रेत पर बैठ गया। चंद लम्हों में मेरी तवक्का पूरी हो गई। मेरी तरकीब कारगर रही और कुत्तों की साहिली सैर पर एतराज करने वाला दूसरा कमांडो टीले के सिरे पर आ मौजूद हुआ। अब क्या मुसीबत है, वो ऊपर से गुर्राया। तुमने अपने कुत्ते को पहचान लिया है तो उसे उठाओ और यहां से चलते बनो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। तुम बहुत नर्म दिल और मेहरबान हो, मैंने भराई हुई आवाज में कहा। अपने चहते कुत्ते की लाश को यहाँ गीदड़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। इस बदनसीब का वक्त पूरा हो गया था जो ये तुम्हारे निशाने पर आ गया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। जरा नीचे आकर इसे मेरे कंधे पर टलवा दो, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। उसे रेत पर ठोकर मार कर बुड़बुड़ाते हुए चंद पेचीदा कालियां थी और कूद कर नीचे आ गया। मैं इसी मुबारक लम्हे का मुंतजिर था। नीचे कदम टिकाने के बाद वो संभलने भी न पाया था कि मैं छोटी सी जस्त लगाकर उसके करीब पहुंचा और उसके कुछ समझने से पहले अपना बायां हाथ उसकी नंगी गर्दन पर रख दिया। मेरी उंगली में पड़ी हुई अंगूठी का मौत का जहर उगलने वाला खोखला नगीना मेरी हथेली के रुख पर आया हुआ था। इस कमांडो की गर्दन पर मेरी गिरफ्त कदरे सख्त होते ही सरीउल असर जहर उसके बदन में सरायत कर गया। मरे हुए कुत्ते की तरह कमांडो के हल्क से कोई आवाज निकली, ना वो अपने हाथ पैरों को कोई दिफाई हरकत दे सका। मैंने उसके गिरते हुए वजूद को एक हल्का सा झटका दिया और उसकी बेजान लाश ऊंधे मुंह कुत्ते के धड़ पर जा गिरी। अमरीकी और कुत्ता, बल्कि अमरीकी कुत्ता, मेरे दिलो दिमाग की गहराइयों से एक अछूता ख्याल उभरा और मेरे पूरे वजूद को निहाल कर गया। बातों का वक्त गुजर चुका था, तेज तरीन अमल का आगाज हो चुका था। इस वक्त एक लम्हे की लग़ज़िश भी मेरे लिए मौत का पैगाम बन सकती थी। मैंने कमांडो की लाश से राइफल उतारने के बारे में सोचा, लेकिन इस वक्त मेरा यूं मुसल्ला होना सूदमंद नहीं था। निहत्था रहकर मैं अपने हरीफों से बेहतर अंदाज में निमट सकता था। मैं बगली समत से कदरे लंबा चक्कर काटकर टीले पर चढ़ गया। दूसरे कमांडो की निगाहें इसी तरफ लगी हुई थी। इनका तीसरा साथी मेरी नजरों से बदस्तूर ओझल था। वो किसी ऐसी पोजीशन में मौजूद था जहां से उसे अपने दोनों साथियों की खैर खबर नहीं मिल सकती थी। मेरी चीखों पुकार तीसरे कमांडो को भी होशियार कर दी थी। मैंने टीले पर पहुंचते ही अपने दोनों हाथ हिला हिला कर दूसरे कमांडो को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दिया। अपने साथी की बजाय मुझे टीले पर देखकर उसके औसान खता हो गए थे। रही सही कसर मेरे मुसरिबाना इशारों ने पूरी कर दी। मुंह से कुछ फूटो, वहां क्या हो रहा है? वो मेरी तरफ दौड़ते हुए हो रहा है। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वह हवा के दोष पर तीसरे कमांडो के कानों तक पहुंच गई और वह अपनी राइफल ताने ओट से निकल आया और मेरे बदन में सनसनी की लहरें दौड़ गईं। वो सनी हट की दूसरी समत में था। वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, मगर मैं एक वक्त में इन दोनों को देख रहा था। तीसरे कमांडो को वाकयात के सर पैर का कोई पता नहीं था। वो अपनी राइफल ताने बहुत एहतियात से एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा था। इसी असना में दूसरा कमांडो दौड़ता हुआ सनी हट की ओट से निकल आया। तीसरे कमांडो ने उसे देख लिया, लेकिन दौड़ने वाले की पुश्त सनी हट की तरफ थी। वो मेरी समत में आ रहा था, अपने तीसरे साथी को नहीं देख सका। क्या हुआ? टेड कहाँ है?
उसने हाँफते हुए पूछा। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में टीले से नीचे फैले हुए अंधेरे की तरफ इशारा करके कपकपाती हुई आवाज में कहा, वो अचानक कुत्ते पर गिर गया। गुस्से, तजस्सुस और सनसनी से मगलूब होकर वो अपने साथी का जायजा लेने के लिए बस लम्हा भर के लिए टीले के सर पर रुका। उसकी सारी तवज्जो नशीब में मरकूज थी। मैंने अपने बाएं हाथ से अचानक उसकी दाहिनी कलाई थाम ली। मेरे हाथ का लम्स महसूस करते उसने भड़क कर मेरी तरफ देखा और देखता रह गया। इतनी देर में जहर उसके दौरान खून में शामिल होकर अपना रंग दिखा चुका था। वो टीले से अचानक नशेब में गिरा। मैंने उसे पहले नीचे छलांग लगा दी। मैंने कलील से वक्त में बहुत कामयाबी से अपने 2 हरीफों को जहन्नुम वासिल कर दिया था। तीसरे ने कुछ मनाजर देख लिए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस चाल में फंस सकेगा। मैंने फुर्ती से दोनों कमांडोज की राइफलों पर कब्जा कर लिया। एक अपने निशाने से लटका कर दूसरी को हाथ में रखा और जेब से ऑपरेटर्स निकाल लिया ताकि अपने इंतजार में सूखते हुए साथियों को अपनी ताज़ा तरीन पोजीशन से बाखबर कर सकूं। हे टेड ग्राहम, तुम कहाँ हो? वहाँ क्या हो रहा है? फिजा में तीसरे कमांडो की भारी और तशवीश तदा आवाज गूंजी। मैंने 2 को मार दिया है। ऑपरेटर्स अपने धाने के करीब लाकर मैंने किसी तमहीद के बगैर कहा, इनकी राइफलें मेरे पास हैं। तीसरा जिंदा है। सारा खेल हट के पीछे मरकूज है। तुम लोग बकिया 3 समतों से धावा बोल दो। ओवर। मैंने इस खतरनाक नशीब से किसी बेहतर पोजीशन की तलाश में निकलते हुए कहा, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। अव्वल खान की आवाज उभरी, तीसरे को इसी तरफ उलझाए रखो, हम बढ़ रहे हैं। ओवर। मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने कोई जवाब दिए बगैर ऑपरेटर्स अपनी जेब में डाल दिया। मेरे लिए इतना काफी था कि दूसरों ने मेरा पैगाम सुन लिया था। मेरे ज़हन से यह खतरा टल गया था कि कहीं मैं बेखबरी में अपने साथियों के हाथों न मारा जाऊं। मैं नर्म रेत पर भागने में दिक्कत महसूस कर रहा था। अंधेरे में खुदरू झाड़ियां भी मेरी राह में रुकावट बन रही थीं, लेकिन कहीं से कोई फायर होने से पहले मैं इस नशीब से काफी दूर निकलने में कामयाब हो गया जहां 2 कमांडोज की लाशें पड़ी थी। टेड, कराम, मेरी आवाज का जवाब दो। कुछ देर के सकूत के बाद फिर वही आवाज गूंजी। इस बार आवाज खासी बुलंद थी और इसमें तशवीश का उनसर नुमाया था। मिठीले की तरफ घात लगाए झाड़ियों की ओट में दुबका बैठा रहा। मुझे अंदाजा था कि अपने 2 साथियों की अचानक और पुरस्रार खामोशी तीसरे कमांडो के आसाब को हिला कर रख देगी। कोई गोली चली थी, न तसादुम हुआ था, फिर भी इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसने अपने एक साथी को सनी हट के अकम में दौड़ लगाते और फिर रतीले टीले से नशेब में कूदते या गिरते हुए देखा था। हर तरफ से मायूस होने के बाद उसे सूरत हाल का सही इदराक करने के लिए टीले पर आना चाहिए था। इसे सिर्फ एक खौफ ने फौरी तौर पर इधर का रुख करने से रोका हुआ था। वो दूसरे कमांडो के साथ मुझे देख चुका था। उसके कुछ समझने से पहले मैं दूसरे कमांडो का काम तमाम करता हुआ नशीब में कूद गया था। इसे यह खौफ हो सकता था कि मैंने ताकत के बल पर उसके साथी या साथियों को यरगमाल बना रखा हो और जब वो सामने आए तो उसे भी मैं अपनी इज्जत पर ले लूं। वक्त धीमे धीमे सरकता रहा। मेरी बेचैनी में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था। मेरे असल हरीफ वो कमांडोज नहीं थे। वो तीनों हमारी राह की भारी रुकावटें बने हुए थे। 2 के मार लिए जाने के बाद तीसरे ने मुझे अटकाया हुआ था। इसका किस्सा निमट जाता तो मैं अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर अपने असल हरीफ से टक्कर ले सकता था, जो सनी हट की 4 दीवारी में पनाह गुज़ीर था। अव्वल खान वगैरह की तरफ से भी खामोशी थी। शायद वो सनी हट के गिर्द अपनी फॉर्मेशन तरतीब दे रहे थे। वक्त मिल जाने के बाद इस हमले के लिए मंसूबा बंदी नागुज़ीर थी। अचानक मुझे टीले के सिरे पर एक स्याह धब्बा उभरता हुआ नजर आया और मेरे सीने से बेख्तियार एक गहरा सांस आजाद हो गया। टेड और क्राहम की तलाश में निकला हुआ शख्स मंजा हुआ कमांडो साबित हुआ था। वो समझ चुका था कि रेत का टीला उसके लिए मौत का फंदा साबित हो सकता है। अपने कदमों पर चलकर वहां तक पहुंचने के बजाय वो किसी आयार चीते की तरह सीने के बल रेत पर सिरकता हुआ वहां तक पहुंचा था। टीले पर उसके उभरे हुए सिर का निशाना देना आसान नहीं था। मैंने उसे वहां टिकने का वक्त नहीं दिया। वो अपनी आंखों से नशीब का मंजर देख लेता तो बहुत कुछ समझ लेता। इसका तजस्सुस और बेयकीनी में मुब्तला रहना मेरे लिए सूदमंद था। टीले पर उसका सर उभरते ही मैंने शस्त्र बांधकर अमेरिकी राइफल से फायर कर दिया। फिजा में एक जबरदस्त धमाका हुआ। मेरी चलाई हुई गोली उसके सर के ऊपर से गुजर गई। वो इसी लम्हे वहां से गायब हो गया। अगले लम्हे में टीले से एक पुरशोर आवाज के साथ गोली मेरी तरफ आई। मैंने फायर करते ही अपनी जगह तब्दील न कर ली होती तो मेरे हरीफ का फायर मुझे चाट गया होता। इसकी उकाबी नजरों ने मेरे फायर की चमक से मेरी पोजीशन का बिल्कुल सही अंदाजा लगाते ही बेखताब फायर किया था। मेरे बदन के मसामों से पसीना फूट निकला। मैंने जबरदस्त मक्कारी से काम लेकर 2 कमांडोज को अपना निशाना बना लिया था। मुझे गुमान था कि तीसरा भी मेरे लिए आसान शिकार होगा, मगर उसके तौर तरीके बता रहे थे कि वो आसानी से मार खाने वालों में से नहीं था। उसे फने हर्ब पर पूरी दस्तरस से हासिल थी। इसे मुकाबला तूल पकड़ता हुआ नजर आने लगा। दूर दूर से गोलियों के तबादले में उसे मात देना मुश्किल नजर आ रहा था। मुझे फिक्र तशवीश ने आन घेरा। इस मार्के में STF पस पर्दा थी।
اس لیے اول خان نے مقامی پولیس سے کسی قسم کی مراحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مقابلہ طول پکڑتا تو پولیس کی مداخلت یقینی تھی۔ ایک مسلمان سفارتی پارٹی کے مقابلے میں ہم بے نام و نشان حملہ آور تھے۔ پولیس ہمارے خلاف پوری طرح ان لوگوں کا ساتھ دیتی اور ہمارا مشن ناکام ہو جاتا۔ چند لمحوں کے بعد فضا پستول یا ریوالور کے فائروں سے گونج اٹھی۔ اول خان اور دوسرے لوگوں سے اس مقابلے میں ایسے بے وقت ہتھیاروں کے استعمال کی توقع نہیں تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ ان لوگوں نے خاموشی سے سنی ہٹ پر دھاوا بول دیا تھا۔ اپنی خلوت کے اطراف میں مشتبہ قسم کی نقل و حرکت کے آثار محسوس کر کے ٹام یا اس کے بہکے ہوئے ساتھی نے خوفزدگی کے عالم میں اپنا پورا ریوالور یا پستول خالی کر دیا تھا۔ پورے 7 فائر ہونے کے بعد وہ آوازیں دم توڑ گئیں۔ میں نے مضطرب ہو کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں ایک لمبا چکر کاٹ کر سنی ہٹ تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ تیسرا کمانڈو میری تلاش میں وہیں بھٹکتا رہ جاتا۔ مجھے اسے کوئی سروکار نہیں رہا تھا۔ رکاوٹیں ختم ہو جانے کے بعد مجھے صرف ٹام تک رسائی کی جستجو تھی۔ میں 2 بھری ہوئی وزنی رائفلوں کے بوجھ کے ساتھ دوڑتا ہوا آخر کار ایک ایسے مقام پر جا نکلا جہاں سے سنی ہٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ بھاری فائرنگ کے نتیجے میں پوری ساحلی پٹی ویران ہو چکی تھی۔ وہاں دور دور تک کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے گہرے سکوت میں بکھری ہوئی ہلکی سی چاندنی میں سمندر کا مزہ لینے والے قتل و غارت گری کے خوف سے اپنے اپنے ہٹ کی 4 دیواری میں سمٹ چکے تھے۔ رائفل کا ایک فائر ہوا، وہ آواز امریکی رائفلوں کے فائر سے مختلف تھی۔ اسی کے ساتھ ایک کربناک انسانی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور بتدریج دم توڑ گئی۔ چیخ اجنبی تھی، یقینی طور پر دشمن کو کوئی اور آدمی گرا لیا گیا تھا۔ سنی ہٹ کی طرف دوڑتے ہوئے میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ چیخ کسی بند 4 دیواری سے نہیں ابھری تھی۔ اس کی گونج بتا رہی تھی کہ کوئی کھلی فضا میں مارا گیا تھا۔ اگر میرے ساتھی سنی ہٹ میں گھس چکے تھے تو انہیں اپنے بدمست حریفوں کو زیر کرنے کے لیے رائفل جیسے طاقتور ہتھیار کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ انہیں ٹام کو بے بس کرنا تھا۔ اسے مارنے یا زندہ رکھنے کا فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے حاصل تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے کوئی اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ بات طے تھی کہ سنی ہٹ میں موجود دونوں جوڑوں میں سے کوئی نہیں مارا گیا تھا۔ لے دے کہ وہ تیسرا کمانڈو ہو سکتا تھا جو اپنی بدقسمتی سے میرے کسی ساتھی کی عزت میں آ گیا ہو۔ اس نتیجے پر پہنچتے میرے وجود میں جوش اور ولولے کی ایک نئی لہر سرایت کر گئی۔ میں پوری طاقت سے دوڑتا ہوا سنی ہٹ کے برآمدے تک پہنچ گیا۔ وہاں بدستور اندھیرے کا راج تھا، مگر ہلکی چاندنی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ ویران برآمدے میں پڑی ہوئی کالی کرسیوں اور مینوشی کے لوازمات کے سوا وہاں کسی زیر روح کا وجود نہیں تھا۔ البتہ اندر سے کچھ عجیب و غریب اور ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ان پر دھیان دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ تاریکی میں سے اچانک ایک سایہ برآمد ہوا اور میرے گلے میں جھول گیا۔ مجھے اس کو پہچاننے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کے وجود کی خوشبو بتا رہی تھی کہ وہ غزالہ تھی۔ تم یہاں اندھیرے میں کہاں چھپی ہوئی تھی؟ میں نے تحیر زدہ سرگوشی میں پوچھا۔ یہاں پہرا دے رہی ہوں۔ ویرا عجیب سنکھی عورت ہے، رائفل لے کر آپ کی تلاش میں نہ جانے کہاں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اول خان اپنے آدمی اور سلطان شاہ کے ساتھ اندر ہے، اس نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ ابھی رائفل کہاں چلی تھی؟ میں نے مستربانہ لہجہ میں پوچھا۔ باہر، اکثر سے آواز آئی۔ میں بری طرح چونک کر مڑا تو ویرا اپنی رائفل سمیت موجود تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر آنکھوں کے نچلے حصے تک سیاہ اسکارف باندھا ہوا تھا۔ اس نے ہم دونوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے بات چل رکھی۔ مجھے تمہاری تلاش تھی۔ میں نے تیسرے کمانڈو کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب اندر والے 4 رہ گئے ہیں۔ ان کی طرف جانے سے پہلے اپنے چہرے پر رومال یا پھر اپنا بنیان باندھ دو۔ اول خان نے بھی یہی کیا ہے۔ ٹام ہم تینوں کو دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ ویرا کا مشورہ بہت صائب اور قیمتی تھا۔ جیب میں رومال رکھنے کی پرانی عادت اس وقت میرے کام آئی۔ میں نے ہاتھ میں موجود امریکی رائفل غزالہ کے حوالے کی اور شانے سے دوسری رائفل اتار کر بہت تیزی سے اندر گھس گیا۔ برآمدے سے گزر کر میں لابی میں پہنچا جہاں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی دائیں طرف وہ تینوں ایک بند دروازے کے دائیں بائیں موجود تھے۔ دروازے کی نچلی درز سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ چاروں اندر بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اول خان نے میری آمد کا اندازہ لگاتے ہی کہنا شروع کیا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم دروازہ کیوں نہیں توڑ دیتے؟ میں نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوشش کی تھی۔ اس نے اندر سے فائرنگ شروع کر دی۔ منہ پر چڑھے ہوئے بنیان کے پیچھے سے اول خان کی آواز آئی۔ دروازہ بہت مضبوط ہے مگر کوئی بھی کھولی دروازہ پار کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ٹام، دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہیں اڑا دیں گے۔ میں نے بدلی ہوئی آواز میں اپنے اصل حریف کو للکارا۔ اس سے پہلے تم فنا ہو جاؤ گے۔ اندر سے آنے والی ٹام کی آواز میں دور دور تک نشے کا شائبہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے موبائل پر آگے خبر دے دی ہے، کسی بھی وقت تم سب گھیر لیے جاؤ گے، تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ وہ اس کا سفید جھوٹ بھی ہو سکتا تھا، مگر ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر وقت کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ اول خان وہاں خاصا وقت ضائع کرنے کے باوجود کامیابی نہیں حاصل کر سکا تھا۔ شاید وہ اس احتیاط میں الجھا رہ گیا تھا کہ اسے ٹام کو ہر حال میں زندہ پکڑنا ہے۔ ٹام نے مجھے للکارا تھا، وہ میرے خون کا پیاسا تھا، میرے لیے اس کی سلامتی کی کوئی وقت نہیں تھی۔
मैंने दूसरों को सिर्फ इस वजह से मोहतात रहने की हदायत की थी कि मैं उसे अपने हाथों से कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता था। मेरी वो हदायत इस वक्त अव्वल खान के कदमों की जंजीर बनी हुई थी। मैंने अपने कब्जे में मौजूद राइफल की नाल ठोस लकड़ी के बने हुए दरवाजे के उस ऊपरी कोने पर टिका दी जहां अंदर का बुलेट हो सकता था। टैगर दबाते ही फिजा लर्ज उठी। अंदर से कई बेसाख्ता चीखों की आवाजें आईं, जिनमें लड़कियों की बहकी बहकी चीखें नुमाया थी। चीखने के साथ उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया था। मैंने पीछे हटकर दरवाजे पर जोरदार लात मारी, लेकिन वजनी दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इन्होंने अंदर से दरवाजे का हजमी कुफल भी बंद किया हुआ था। टाम की जुबान से मोबाइल फोन का जिक्र सुनकर मेरी खोपड़ी सनक गई थी। हमारी मोहलत किसी भी लम्हे खत्म हो सकती थी। इस बार मैंने दरवाजे के कुफल का निशाना लेकर राइफल से फायर किया और खुशनुमा दरवाजे में ताले की जगह एक भद्दा सा सुराख नमूदार हो गया। अंदर चीखों पुकार का एक तूफान बरपा था, ताहम इनमें से किसी ने जवाबी गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। इस बार सुल्तान शाह ने पूरी तरह बेखौफ होकर दरवाजे पर जोर डाला और वो कोई आवाज पैदा किए बगैर अंदर की तरफ खुलता चला गया। बेधड़क होकर अंदर घुसना दिल गुर्दे का काम था, जो हम चारों में से किसी एक को करना था। अव्वल खान के आदमी ने हमें इस बारे में सोचने की कोई मोहलत दिए बगैर पहल कर डाली। कमरे में चंद कदम आगे बढ़ते ही वो बहुत तेजी से पलटा था। इस वक्त तक मैं भी अंदर पहुंच चुका था। मैंने देखा कि वो चारों दरवाजे वाली दीवार से लगे खौफ से कांप रहे थे। दरवाजा खुल जाने के बाद इन्हें अपना अंजाम सामने नजर आने लगा था। लड़कियां नीम बरहना और शर्मनाक हालत में थीं। दोनों खुश शक्ल और सीमी बदन थीं, लेकिन सुल्तान शाह मेरे पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए भी मर से तराशे हुए इन गुलाबी पैकरों से महसूस ना हो सका। वो खासा नेक नफ्स आदमी था। इन्हें देखते ही आग बगोला होकर इनकी तरफ लपका और इनमें से एक के कोले पर जोरदार लात रसीद करके बेसाख्ता उर्दू में करने लगा। बेशर्मो दफा हो जाओ यहां से, मुंह काला कर दो अपना। उर्दू उन दोनों के बस से बाहर की बात थी। इनके रोने की रफ्तार तेज हो गई। मैंने शहादत की उंगली से खुले हुए दरवाजे की तरफ इशारा करके पाटदार आवाज में गेट आउट कहा तो वो गिरती पड़ती इसी समत में भाग निकली। मुझे तवक्का थी कि बरामदे में मौजूद गजाला और वीरा इन्हें वहां से निकलने नहीं देंगी। इनकी मजीद दुर्गत बनाकर इन्हें बेहाल कर देंगी। इन बदकार लड़कियों से निमटने के लिए वही दोनों मौजूद थी। सुल्तान शाह ने इन दोनों लड़कियों को वहां से भगाकर मुझे एक नई राह सुझा दी। हमारे सामने सिर्फ टाम और उसका साथी रह गया था। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी था। वो अयाशी में टाम का साथी था, लेकिन जराइम में शायद उसका शरीकेकार नहीं था। इसे सिर्फ इस बिना पर मारना मुनासिब नहीं था कि अपने चेहरे मोहरे से वो भी अमरीकी नजर आ रहा था। इस बार मैंने अपनी उंगली में पड़ी हुई दूसरी अंगूठी को घुमाया और बढ़कर टाम के साथी के रुखसार पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। उसके हल्क से एक हल्की सी चीख बरामद हुई और वह तेवरा कर फर्श पर ढेर हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वो 2-3 घंटों से पहले अपने होशो हवास में नहीं आ सकेगा। तो तुम लोग कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? टाम के होठों से पंसी पंसी खौफजदा आवाज बरामद हुई।